हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सर मैं आपके लिए लाया हूं कि CAFM को कैसे प्रिपेयर करें। CAFM में 50 लाने हैं तो क्या करें, CAFM में क्या करें, कैसे इसको टैकल करें और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो स्ट्रैटेजी है इसको मैं ATM स्ट्रैटेजी कहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं अगर आपको काम की लगे तो। चलिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको CFM में क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। सब मेरे पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन माय ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 12 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मेरा कोर सब्जेक्ट है CFM। तो मैं अपने हिसाब से पूरा आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो, सबसे पहला होता है कि जो मेरा स्ट्रेटजी है वो होता है कि सर थेरी आपको स्किप करनी चाहिए। ठीक है, थेरी अभी तक जो फॉर्मेट है CFM का उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो ऑप्शन में आ रही है। थेरी का एक पूरा अलग क्वेश्चन आ रहा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी FM में भी अलग अलग आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है, मतलब आप स्किप कर सकते हो। तो आपको स्किप करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि थेरी बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि थेरी स्कोरिंग है, मुझे नहीं लगता। मैंने किसी भी बच्चे को स्कोर करते हुए नहीं देखा। 5 में से 0, 5 में से 1, 5 में से 2, उससे ऊपर किसी को भी मैंने थेरी में ज्यादा, हर थेरी में उसको अच्छे अच्छे मार्क्स मिले नहीं देखा। उससे बेटर स्कोर कर सकते हो आप प्रैक्टिकल में, ऐसा मेरा सोचना है। समझ रहे हो? मैं सब अपना सोचना बता रहा हूं, आपको भी वैसा लगता है तो फॉलो करो, नहीं आपका सोचना वैसा तो मत करो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है प्रैक्टिकल अगर आपका स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल अगर आप सही सही सब सॉल्व करके आते हो, उसमें बहुत अच्छी स्कोरिंग आपको मिल सकती है। और ये मैंने देखी है, 5 में से 5 भी मिले। एक बच्चे को 10 मार्क मिले हैं, 5 मार्क उसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन में मिले क्योंकि उसने पूरा सही किया है। आप सोच लो, अब 10 मार्क मिले टोटल, लेकिन उसमें से 5 मार्क एक ही क्वेश्चन में मिले क्योंकि वो एकदम सही लिखा है उसने। आए ख्याल में? तो 5 में से 5 भी मिलते हैं, बस आपको सही लिखना है। अब आपको वही भरोसा नहीं है कि मेरे से पूरा सही लिख के होगा कि नहीं, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी मेरी स्ट्रैटेजी कभी मैच नहीं होगी। ठीक है, तो थेरी आपको स्किप करनी चाहिए। थेरी बहुत ज्यादा है, हर चैप्टर में थेरी है, भर भर के थेरी है। कोई भी आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, ये नहीं बता सकता। गेस वर्क ही होता है। अब आप किसी के भरोसे जाना चाहते हो आप जाओ, मैं किसी को भरोसे नहीं भेजता। तो मैं इंपॉर्टेंट थेरी क्या है ये नहीं बता सकता। थेरी हर चैप्टर में है, बहुत ज्यादा है, और आपको मेमोराइज करने के लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। वो आप बचा सकते हो उतने से मार्क्स के लिए। जो मार्क्स आपको थेरी में मिलने वाले हैं उतने मार्क्स आप प्रैक्टिकल में आसानी से ले सकते हो। आपका फोकस बना रहेगा। थेरी से क्या है, फोकस नहीं रहता। बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, सर थेरी करूं प्रैक्टिकल करूं, किस पे ज्यादा ध्यान दूं, और मेरे को टाइम नहीं बच रहा। तो ये सब होता है। ठीक है, इस वजह से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि आपको थेरी पेपर के लिए याद नहीं करनी चाहिए। पढ़ते समय कंसेप्ट्स के लिए आपको पढ़नी ही पड़ेगी। लेक्चर्स अगर आप देख रहे हो, आपको थेरी देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आपको प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे। तो रेगुलर स्टडी में कोई दिमाग नहीं लगाना है, वहां पूरी पूरी थ्योरी जैसे है वैसी की वैसी पढ़नी है। सिर्फ पेपर के लिए जो मेमोराइज करते हैं अपन, वो नहीं करना है। ठीक है, तो पहला मेरा स्ट्रैटेजी है, थ्योरी स्किप करनी है, पेपर में नहीं लिखनी है, थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, पूरा पूरा प्रैक्टिकल आपको अपियर करना है। नंबर 2 स्ट्रैटेजी है कि चैप्टर वाइज कुछ भी नहीं देखना है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, या ये पूरा छोड़ देता हूं। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, चैप्टर लेवल पे आपको नहीं सोचना है। तो सर कैसे सोचना है? आपको उसके लेवल के हिसाब से देखना है, इजी, मीडियम, टफ। 5 मार्क, 8 मार्क, 15 मार्क, ऐसे 3 में डिवाइड कर लो। 5, 8, 15। 5 मार्क वाले लगभग सारे इजी हैं। कोई भी एक 5 मार्क वाला बता दो जो टफ हो, है ही नहीं। 5 मार्क वाले सब इजी हैं अगर आपने वो किए होंगे तो शुरुआत ही उससे करो। 5 मार्क वाले क्वेश्चन से शुरू करो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और FM सिर्फ 5 मार्क वाले भी आपने कर लिया, पास हो जाओगे। इतना आसान है पास होना। लोग लड़ाई कर रहे हैं सिंगल डिजिट और ये डिजिट। अरे 5 मार्क वाले इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। उतना भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मार्क्स
क्या चीज के मांग रहे हो? बस पूरे सही सॉल्व करने हैं, ये चैलेंज है। सही चैलेंज क्या है वो समझ लो। सही चैलेंज ये है कि पूरा राइट होना चाहिए। अब काफी बच्चे ऐसे हो रहे हैं माइनर मिस्टेक करके आ रहे हैं स्टार्टिंग में, और फिर CFM तो आपको पता ही है। अगर आपको नीचे पहुंचना है, आपको सिर्फ एक सीढ़ी गिरना है, एक सीढ़ी आप फिसल गए नीचे तक अपने आप पहुंच जाओगे। तो बस आपने एक भी गलती स्टार्टिंग में, कहीं एक नंबर गलत निकाल लिया, नीचे सारे नंबर गलत ही आने, वो जीरो ही होना है। ये बस रिस्क है। इसको आप समझो कि आपको पूरा परफेक्टली सॉल्व करना है। अगर अंडरराइटिंग का क्वेश्चन है, सारे नंबर सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली आंसर आपका टैली होना चाहिए। आपने एक भी वहां कम ज्यादा किया, कुछ रेशो में गड़बड़ किया, मार्क्स नहीं मिल रहे। मिलने चाहिए, वो एक अलग डिबेट है, वो मुझे इस वीडियो में नहीं करना है। क्या होना चाहिए, दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो आपको एटलीस्ट 5 मार्क्स वाले पूरे परफेक्टली सॉल्व करने, हर चैप्टर में है। इसलिए मैं कह रहा हूं चैप्टर वाइज नहीं देखना है। 5 मार्क के क्वेश्चंस हर चैप्टर में है, हर चैप्टर को इसलिए आपको कवर करना है। भले टफ चैप्टर है पर उसके 5 मार्क के क्वेश्चन ईजी हैं। तो मैं ये मान नहीं सकता कि पूरा चैप्टर टफ है। पूरे हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टफ होता है और कुछ ना कुछ ईजी भी होता है। तो ईजी वाली चीजें नहीं छोड़नी है। इवन कंसोलिडेशन जैसा चैप्टर है, काफी लोगों को टफ लगता है, लेकिन उसमें भी काफी इजी चीजें आती हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ रहा है, काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, काफी इजी होते हैं। तो वो सब आपको करके जाने चाहिए। तो हर चैप्टर के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको करने हैं। टाइप वाइज सारे सिलेबस को देखना है और हर चैप्टर कवर करना है, और हर चैप्टर के 5 मार्क्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है, बहुत डेप्थ में चले जाना है। छोटी से छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटे से छोटा अजम्पशन, छोटे से छोटी कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, ICSI के हिसाब से जैसा आंसर चाहिए आपको वैसा लिख के आना है, मार्क्स लेने हैं तो, ठीक है? तो ये आपको करना है, यहां पूरा आपको जान लगा देनी है और 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस को कवर कर डालना है। बहुत ही कंसेप्चुअल में डेप्थ में चले जाना है। अंडर राइटिंग मतलब आपको हर चीज पता होनी चाहिए। रेशो जो भी छोटे आते हैं, 2-3 रेशो पे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरा आपको अच्छे से रेशोस आने चाहिए। इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बहुत इजी होते हैं। ये सब आपको हर चैप्टर में इजी इजी चीजें मिलेंगी। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल काफी इजी आ रहा है, वो भी आपको करना चाहिए। हर चीज में इजी इजी चीजें हैं, डेप्थ में चले जाओ, ठीक है? तो इजी, मीडियम, टफ, 5, 8, 15 ऐसा आपको करना है। पहले 5 मार्क पे भिड़ जाओ, पूरा ध्यान वहीं लगा दो, और जब आपको लग रहा है कि 5 मार्क का चलो हो गया, हर टाइप कवर हो गया और आपका टैली भी हो रहा है, आपका सॉल्व भी हो रहा है, और आपको अब कंफर्ट आ गया कि नहीं यार 5 मार्क वाले अपन से हो रहे हैं, पासिंग आपकी वहीं आ गई। अब फिर आप जंप मारो 8 मार्क पे, थोड़े जो टफ होते हैं, जैसे प्रो राटा वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो सेकंड नंबर पे रखो। वो लोग पहले ही लेके बैठ जा रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, 15 मार्क के क्वेश्चन, सर पहले वो करेंगे। अरे मरना है क्या तुमको? लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं और सिंपैथी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं नहीं देता, नहीं दूंगा मैं। बेवकूफी कर रहे हो आप, और ये मेरा एज ए टीचर मुझे लगता है मेरा ही काम है बताना, और कौन बताएगा आपको? पूरी दुनिया में है ही कौन जो आपको ऐसा बोलेगा? क्योंकि लोगों को समझता ही नहीं है। टीचर्स को ही समझता है ना आप क्या बेवकूफी कर रहे हो। वही उनका ही ड्यूटी बनता है कि वो आपको बोले मुंह पे कि ये आपकी बेवकूफी है। सिंगल डिजिट आप ही के वजह से आ रहा है, किसी और की वजह से नहीं आ रहा है। बुरा लगेगा, बुरा लगना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको अपने आप में चेंजेस लाने हैं, बुरा लगना चाहिए। जब तक गलतियां आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपके आगे बढ़ने के लिए मैं इतना क्लियरली आपसे कह रहा हूं, कोई और पर्पस नहीं, कोई ईगो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर सोचो, ठीक है? तो अच्छे से 5 मार्क वाले पे फोकस करो, आपकी पासिंग लगभग लगभग आ जाएगी वहां। फिर आपको एग्जैक्ट 40 तो नहीं होना ना, तो ऊपर के लिए फिर आप 8 मार्क वाले पे आप ध्यान दो, टफ चीजों पे ध्यान दो। मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रोराटा जो है शेयर्स का, मल्टीपल चीजें, उसमें फिर आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। हर चीज पे आपको साइमल्टेनियसली ध्यान देना पड़ेगा। और फिर अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी बचती है तो 15 मार्क वालों को हाथ लगाना है। 15 मार्क वाले भी कोई अलग नहीं होते, 2 छोटे छोटे अलग अलग चीजों को मर्ज करके बड़ा क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो वो भी मैं 8-8 मार्क वाले 2 क्वेश्चन है ऐसा ही मानूंगा।
दो अलग चीजों को बस ब्लेंड करके प्रॉपर कॉमन डेटा देके पूछा जाता है, पर वो भी अलग अलग पार्ट पार्ट में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे 15 मार्क का एक क्वेश्चन आ भी नहीं रहा, सब क्वेश्चंस होते हैं 5-5 के 4 या 5-5 के 3, ठीक है, वाले वो 5 मार्क वाले ही होते हैं या थोड़े टफ होते हैं, मैं ऐसा कहूंगा, ठीक है। और पेपर में भी ऐसे ही अपीयर करना है। टिप नंबर 3, पेपर में भी ऐसे ही अपीयर करना है। पहले 5 मार्क वाले सारे क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन के सब क्वेश्चन सारे 5 मार्क वाले या 3 और 5 वाले, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन वाले सॉल्व करने, फिर 8-8 मार्क वाले 2 आते हैं या कुछ बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो वो करना है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोनों में, पहला क्वेश्चन जो होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पहला क्वेश्चन, एफएम का पहला क्वेश्चन, आखिरी में सॉल्व करना है। आपको शहीद होना है तो पहले कर लेना, लेकिन अगर आपको पास होना है, अच्छा स्कोर करना है, ये पहले पहले दोनों के जो पार्ट ए और पार्ट बी के पहले पहले क्वेश्चन है ये आखिरी में करना है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फिर आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ वीडियो देख के, अभी भी काफी बच्चे ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन के हैं क्योंकि वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मैं समझता हूं उनकी परेशानी, आई एम विद देम इमोशनली, बट रिवीजन वीडियो से कुछ नहीं होगा, ठीक है। उनके मन में है पर वो शायद अनअवेयर हैं कि पेपर पैटर्न अब बदल चुका है, अब एमसीक्यू नहीं रहा है। वो जो जादू होता था, जो जादू ये चीज़ें होती है ना, ये मोस्टली थेरी क्वेश्चंस में होती है, थेरी चीज़ों में ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकल में खासकर सीएफएम जैसा सब्जेक्ट है, रिवीजन से कुछ नहीं होता, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट रेगुलर क्लास ही हो जाती है। और कोई भी रेगुलर क्लास फ्री में यूट्यूब पे नहीं डालेगा क्योंकि इस सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स नहीं होते। काफ़ी लोग कंपेयर करते हैं टैक्स से, अरे उसका सिलेबस बदलते रहता है भाई, उसमें रिस्क नहीं है। आप मेरे करियर का जो रिस्क है वो नहीं समझ रहे, और मैं आपको दोष नहीं दूंगा, आपकी उम्र नहीं है समझने की। तो नॉन अमेंडमेंट वाले सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट रेगुलर क्लासेस अपलोड करने का रिस्क मैं नहीं लूंगा, और मैं इस पर ज़्यादा किसी से डिस्कशन भी नहीं करना चाहता। मेरे करियर का सवाल है, आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि सर आप अपने करियर का रिस्क ले लो हमारे लिए, नहीं हो पाता बेटा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स नहीं होती हैं, क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट पूरे सेम ही होते हैं, और जब तक आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो आपको वो बारीकियां पकड़ में नहीं आती। और क्योंकि मैंने आपको अभी कहा था 5 मार्क वाले पूरे राइट सॉल्व करने हैं आपको, बारीकियों का ही खेल है इस सब्जेक्ट में। रिविजन्स में वो बारीकियां कवर नहीं हो पाती, सब ऊपर ऊपर से होता है, ये माइनस करना होता है, ये करना होता है, क्यों करना होता है, ये सब रिवीजन में नहीं बताते। तो ऐसी रिवीजन क्लास का कोई मतलब नहीं है, ना मेरा टाइम वेस्ट करो ना आपका करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज क्यों माइनस कर रहे हैं, क्यों प्लस कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, कितने प्रकार के प्रॉफिट होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैसे टैली करते हैं, ये चीजें टाइम लेती हैं, रिवीजन में नहीं हो पाता, कुछ भी फायदा नहीं होता। बस मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आपको देख के मजा आएगा, आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले, वो गलत फहमी में आप मत जियो, ठीक है। वो मजा आता, बस वो एक वाइब है, वाइब के लिए मेरे को आपका टाइम बर्बाद नहीं करना है। मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, मेरे को भी पता है, मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, लोग रिकमेंड करेंगे, मैं नंबर 1 टीचर हूं, वो सब मेरे को पता है। नहीं करना है, आपका फायदा नहीं है उसमें, आप पास नहीं होंगे उससे, आपको पास कराना है, ठीक है। और जो मेरे से लेक्चर ले रहे हैं उनको पास कराना है, वो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है मुझे। तो वो रेगुलर से ही आती है, रेगुलर क्लास, इन डेप्थ क्लास, हर एक लाइन, हर एक वर्ड ध्यान देना पड़ता है। जो पढ़ रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा होगा। एडजस्टमेंट में एक एक वर्ड से ट्रीटमेंट बदल जाती है, हर क्वेश्चन में अलग प्रेजेंटेशन, अलग ट्रीटमेंट होती है। वो बारीकियों का ही पूरा खेल है, और मैं आपको वही कह रहा हूं, हवा में पढ़ाई करो भी मत। रिवीजन, मैराथन, ये सब हवा में होता है, और ये सब्जेक्ट हवा का अब नहीं रहा है। पूरा पूरा डिटेल में आपको वर्ड टू वर्ड करना पड़ेगा, बारीकियों पे ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज खुद से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत करना है। क्वेश्चन देख के ही बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, कहां ध्यान देना है क्या नहीं देना है, कौन सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है, कौन सी काम की इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी चीज कहां जाती है, प्रेजेंटेशन में कहां जाती है, कैसे आपको घुमाया जा रहा है। आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए, तो आपका पेपर भी पूरा सॉल्व होगा, क्योंकि सब पता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है फिर।
पेपर क्यों लोगों का नहीं हो पाता? कवरेज ही कम है, पढ़ाई नहीं है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? और पढ़ने के बाद भी छूट जाता है क्योंकि स्पीड नहीं होती है, इतना आपने लिखा ही नहीं है, और वहाँ थोड़ा प्रेशर ज़्यादा ही होता है। एग्जाम है भाई, प्रोफेशनल कोर्स है, तो प्रेशर अलग ही रहता है, वहाँ आपकी स्पीड थोड़ी कम ही रहती है, टेंशन ज़्यादा रहता है, हाथ ज़्यादा कांपता है। वही कैलकुलेशन घर पे की होती है तो हो जाती है कैलकुलेटर पे, वही कैलकुलेशन एग्जाम में करते हो तो नहीं होती। तो ये होता है, ये प्रेशर होता है और ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा आपको उसमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, और हर चीज़ में जो मैंने आपको कहा है, हर प्रैक्टिकल का जो बेस है, यानी उसके जो जर्नल एंट्रीज हैं, उसके जो फॉर्मूलाज हैं, उसके जो अजम्पशंस हैं, कोई चीज़ क्यों करते हैं, उसका जो फ्लो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ध्यान देना है। रिवाइज उसको भी बहुत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज रिवाइज करनी पड़ेगी, फॉर्मूलाज रिवाइज करने पड़ेंगे, सारे लॉजिक्स, सारे अजम्पशंस, कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सब अच्छे से रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं सर, ये पूरा गाइडेंस है जो मैं देना चाहता हूँ। ये काफ़ी बार दिया हुआ है बट काफ़ी बच्चों ने नहीं देखा है, मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, 4-4, 5-5 वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल हैं, कोई इसे सर्च भी करेगा तो मिल जाएगा। बट स्टिल काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर आप CAFM का गाइडेंस दे दीजिए, इसलिए मैं फिर से वो सारी बातें आपको अच्छे से बता रहा हूँ। काफ़ी नए बच्चे जुड़ते हैं, काफ़ी नए बच्चे पहली बार नाम सुनते हैं और फिर वो गाइडेंस मांगते हैं, इसलिए मैंने अच्छे से आपको जो भी मेरे तरफ से था, मैंने कुछ होल्ड बैक नहीं किया है सर, अच्छे से भरोसे के साथ गुड फेथ में सारी बातें आपको क्लियर बताई है, ताकि आप इस सब्जेक्ट को लेके अच्छे से तैयारी करो। क्योंकि काफ़ी बच्चे यस बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे स्कोर कर रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट के वजह से पूरा ग्रुप रह गया है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सीरियसली लो इस सब्जेक्ट को, हवा में ये सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। तरीके से करो, अच्छे से करो तो ईजी भी लगेगा, पर आप उसको लाइटली लोगे तो ये झटका आपको देगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, सब चीजें करो, रेगुलर पढ़ो, सब अच्छे से। जितनी पढ़ाई आपके रेगुलर अच्छी होगी उतना ही रिवीजन का इंपैक्ट होता है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है फिर रिवीजन से भी कोई फायदा नहीं होता। बेसिक कितने स्ट्रांग है, रेगुलर स्टडी कितना अच्छे से आपने किया है, वो ही आपकी पासिंग और फेलियर डिसाइड करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।